क्या आप कभी किसी ग्रोसरी स्टोर चेकआउट पर सिर्फ एक सिंगल बॉटल वाटर लेकर खड़े हुए हैं और किसी ऐसे इंसान के पीछे फंस गए हैं जिसकी कार्ट हफ्तों के ग्रोसरी सामान से ओवरफ्लो हो रही है? आप वहां खड़े होकर कैशियर को एक के बाद एक आइटम स्कैन करते हुए देखते हैं, बीप 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 बीप, जबकि जब आप आखिरकार रजिस्टर तक पहुंचते हैं तो आपके क्विक ट्रांजैक्शन में 10 सेकंड्स से भी कम का समय लगता है। आप 10 सेकंड्स की एक्चुअल सर्विस के लिए 10 मिनट्स वेट करने में बिताते हैं। वह फ्रस्ट्रेटिंग ग्रोसरी स्टोर एक्सपीरियंस अब तक इन्वेंट किए गए सबसे सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड एम्बॉडीमेंट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एफसीएफएस। इस सेक्शन में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि एफसीएफएस अंडर द हुड कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप गैंट चार्ट्स और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को समझेंगे, इसके कैटास्ट्रिक परफॉर्मेंस फ्लॉ को एक्सप्लोर करेंगे जिसे कॉन्वॉय इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, और उन स्नीकी एज केसेज को हाईलाइट करेंगे जिन्हें गेट एग्जाम सेटर्स टेस्ट क्वेश्चंस में छिपाना पसंद करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैकेनिक्स ऑफ एफसीएफएस, द सिंपल फिफो क्यू, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक सिंगल रूल पर काम करता है कि जो प्रोसेस सबसे पहले सीपीयू रिक्वेस्ट करती है उसे सबसे पहले सीपीयू एलोकेट किया जाता है। अगर आपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं तो आप पहले से ही एफसीएफएस के कोर मैकेनिक्स को जानते हैं। कर्नेल की रेडी क्यू को स्ट्रिक्टली एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिफो क्यू के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है। यह डायग्राम एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग क्यू के मैकेनिक्स को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे नए प्रोसेसेस आते हैं और क्यू की टेल में ऐड होते हैं, जबकि सीपीयू कोर टास्क्स को क्यू के हेड से उसी ऑर्डर में हटाकर प्रोसेसिंग टाइम एलोकेट करता है जिस ऑर्डर में वे आए थे। हाउ द कर्नेल मैनेजेस एफसीएफएस। यहां बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एफसीएफएस एग्जीक्यूशन के तहत प्रोसेसेज को कैसे हैंडल करता है। अराइवल और एनक्यू जैसे ही प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में या वेटिंग से रेडी में ट्रांजिशन करते हैं, उनके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स यानी पीसीबी को फिफो क्यू की टेल से अटैच कर दिया जाता है। डिस्पैचिंग जब सीपीयू कोर फ्री होता है तो शेड्यूलर फिफो क्यू के हेड पर मौजूद पीसीबी को सेलेक्ट करता है, उसे क्यू से हटाता है, उसकी स्टेट को रनिंग में चेंज करता है और उसके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। नॉन प्रिएम्प्टिव एग्जीक्यूशन एफसीएफएस पूरी तरह से नॉन प्रिएम्प्टिव है। एक बार जब कोई प्रोसेस सीपीयू कोर कंट्रोल पा लेता है तो तब तक कंट्रोल अपने पास रखता है जब तक कि या तो वो खुद वॉलंटरी टर्मिनेट न हो जाए, अपने कोड के एंड तक न पहुंच जाए, या किसी एग्जिट कॉल को हिट न कर दे, या फिर कोई ब्लॉकिंग आईओ रिक्वेस्ट जैसे कि किसी फाइल को रीड करना या नेटवर्क डेटा का वेट करना इशू करके खुद को वेटिंग स्टेट में न ले जाए। क्योंकि एफसीएफएस को रनिंग प्रोसेस को सीपीयू से बाहर करने के लिए किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रायोरिटी कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर या हार्डवेयर टाइमर इंटरप्ट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। वास्तव में 1950s और 1960s के शुरुआती बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पूरी तरह से एफसीएफएस शेड्यूलिंग पर ही निर्भर थे। हालांकि सादगी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। एफसीएफएस कैसे काम करता है इसे सच में समझने के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यूज की तैयारी के लिए आइए स्क्रैच से एक पूरा स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सिनेरियो मान लीजिए कि एक सिंगल सीपीयू सिस्टम है जिसमें 4 प्रोसेस अलग अलग समय पर अलग अलग सीपीयू बर्स्ट रिक्वायरमेंट्स के साथ आते हैं। इस टेबल में 4 प्रोसेसेज के अराइवल टाइम्स और बर्स्ट टाइम्स की डिटेल्स दी गई हैं जिन्हें मिलीसेकंड्स में मेजर किया गया है। प्रोसेस P10 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है और इसका बर्स्ट टाइम 6 मिलीसेकंड्स है। प्रोसेस P2 1 मिलीसेकंड पर अराइव होती है और इसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड्स है। प्रोसेस P3 3 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है और इसका बर्स्ट टाइम 2 मिलीसेकंड्स है। फाइनली प्रोसेस P4 5 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है और इसका बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड्स है। हमारा गोल हर प्रोसेस के लिए गैंट चार्ट बनाना और कंप्लीशन टाइम सीटी, टर्न अराउंड टाइम टीएटी, वेटिंग टाइम डब्ल्यूटी और रिस्पॉन्स टाइम आरटी कैलकुलेट करना है। साथ ही पूरे सिस्टम का एवरेज भी निकालना है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 गैंट चार्ट बनाना। आइए टाइमलाइन के साथ क्रोनोलॉजिकली एग्जीक्यूशन को ट्रेस करते हैं। T=0 मिलीसेकंड्स पर प्रोसेस P1 सिस्टम में अराइव होता है। चूंकि सीपीयू पूरी तरह से आइडल है और P1 रेडी क्यू में अकेला प्रोसेस है, इसलिए P1 को तुरंत सीपीयू में डिस्पैच कर दिया जाता है। P1 स्टार्ट टाइम (AST) = 0 मिलीसेकंड्स है।
P1 अपने पूरे 6 मिलीसेकेंड्स के बर्स्ट टाइम के लिए बिना किसी रुकावट के रन करता है और t इक्वल टू 0 प्लस 6 इक्वल टू 6 मिलीसेकेंड्स पर कंप्लीट होता है। जब P1 रन कर रहा होता है t इक्वल टू 1 मिलीसेकंड पर प्रोसेस P2 अराइव होता है और Q के पीछे एंटर करता है। t इक्वल टू 3 मिलीसेकेंड्स पर प्रोसेस P3 अराइव होता है और P2 के पीछे एंटर करता है। t इक्वल टू 5 मिलीसेकेंड्स पर प्रोसेस P4 अराइव होता है और P3 के पीछे एंटर करता है। t इक्वल टू 6 मिलीसेकेंड्स पर रेडी Q का ऑर्डर P2, P3, P4 हेड टू टेल है। t इक्वल टू 6 मिलीसेकेंड्स पर P1 फिनिश होता है और सिस्टम से बाहर चला जाता है। ct इक्वल टू 6 मिलीसेकेंड्स है। शेड्यूलर Q के हेड से P2 को पुल करता है। P2 स्टार्ट टाइम st इक्वल टू 6 मिलीसेकेंड्स है। P2 4 मिलीसेकेंड्स के लिए रन करता है और t इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 मिलीसेकेंड्स पर कंप्लीट होता है। t इक्वल 10 मिलीसेकेंड्स पर P2 फिनिश होता है। ct इक्वल टू 10 मिलीसेकेंड्स है। शेड्यूलर P3 को पुल करता है। P3 स्टार्ट टाइम st इक्वल टू 10 मिलीसेकेंड्स है। P3 2 मिलीसेकेंड्स के लिए रन करता है और t इक्वल टू 10 प्लस इक्वल टू 12 मिलीसेकेंड्स पर कंप्लीट होता है। t इक्वल टू 12 मिलीसेकेंड्स पर P3 फिनिश होता है। ct इक्वल टू 12 मिलीसेकेंड्स है। शेड्यूलर P4 को पुल करता है। P4 स्टार्ट टाइम st इक्वल टू 12 मिलीसेकेंड्स है। P4 3 मिलीसेकेंड्स के लिए रन करता है और t इक्वल टू 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 मिलीसेकेंड्स पर कंप्लीट होता है। यह रहा हमारा कंप्लीट गैंट चार्ट। यह डायग्राम एक CPU शेड्यूलिंग टाइमलाइन दिखाता है जिसमें यह इलस्ट्रेट किया गया है कि कैसे 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस को 15 टाइम यूनिट्स के दौरान सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट किया जाता है। यह हर प्रोसेस के लिए स्टार्ट और एंड टाइम्स डिस्प्ले करता है और दिखाता है कि बिना किसी ओवरलैप के कंट्रोल कैसे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर ट्रांजिशन करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 प्रोसेस मैट्रिक्स को टेबुलेट करना। अब हम अपनी स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस इक्वेशंस अप्लाई करते हैं। टर्न अराउंड टाइम TAT इक्वल टू CT माइनस AT। वेटिंग टाइम WT इक्वल टू TA AT माइनस BT। रिस्पॉन्स टाइम RT इक्वल टू AST माइनस AT। चलिए हर प्रोसेस के लिए एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस P1 के लिए CT इक्वल टू 6 मिलीसेकंड्स है। TAT इक्वल टू 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 मिलीसेकंड्स है। WT इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स है। RT इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स है। प्रोसेस P2 के लिए CT इक्वल टू 10 मिलीसेकंड्स है। TAT इक्वल टू 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 मिलीसेकंड्स है। WT इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स है। RT इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स है। प्रोसेस P3 के लिए CT इक्वल टू 12 मिलीसेकंड्स है। TAT इक्वल टू 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 मिलीसेकंड्स है। WT इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 मिलीसेकंड्स है। RT इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 मिलीसेकंड्स है। प्रोसेस P4 के लिए CT इक्वल टू 15 मिलीसेकंड्स है। TAT इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू मिलीसेकंड्स है। WT इक्वल 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 मिलीसेकंड्स है। RT इक्वल टू 12 माइनस इक्वल टू 7 मिलीसेकंड्स है। चलिए इन सभी को एक सिंगल समरी टेबल में एक साथ रखते हैं। यह CPU शेड्यूलिंग टेबल 4 प्रोसेसेज की डिटेल्स दिखाता है जिन्हें P1 थ्रू P4 लेबल किया गया है और इन्हें मिलीसेकंड्स में मेजर किया गया है। प्रोसेस P1 0 पर अराइव होता है। इसका बर्स्ट टाइम 6 है। यह 0 पर स्टार्ट होता है और 6 पर कंप्लीट होता है। इससे टर्न अराउंड टाइम 6 मिलता है जिसमें वेटिंग टाइम 0 और रिस्पॉन्स टाइम भी 0 है। प्रोसेस P2 1 पर अराइव होता है। इसका बर्स्ट टाइम 4 है। यह 6 पर स्टार्ट होता है और 10 पर कंप्लीट होता है जिससे टर्न अराउंड टाइम 9 मिलता है और वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम दोनों 5 हैं। प्रोसेस P3 3 पर अराइव होता है। इसका बर्स्ट टाइम 2 है। यह 10 पर स्टार्ट होता है और 12 पर कंप्लीट होता है जिससे टर्न अराउंड टाइम 9 मिलता है और वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम 7 है। फाइनली प्रोसेस P4 5 पर अराइव होता है। इसका बर्स्ट टाइम 3 है। यह 12 पर स्टार्ट होता है और 15 पर कंप्लीट होता है जिससे टर्न अराउंड टाइम 10 मिलता है और वेटिंग और रिस्पॉन्स टाइम 7 है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 कंप्यूटिंग सिस्टम एवरेजेस। इस वर्कलोड के तहत ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस की एक कंप्लीट पिक्चर पाने के लिए हम एवरेज मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं।
एवरेज टर्न अराउंड टाइम टी ए टी बार इक्वल टू 6 + 9 + 9 + 10 ऑल डिवाइडेड बाय 4 जो इक्वल टू है 34/4 जो इक्वल टू है 8.50 मिली सेकंड्स। एवरेज वेटिंग टाइम डब्ल्यू टी बार इक्वल टू 2 zeros 5 + 7 + 7 ऑल डिवाइडेड बाय 4 जो इक्वल टू है 19/4 जो इक्वल टू है 4.75 मिली सेकंड्स। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आर टी बार इक्वल टू 0 5 + 7 + 7 ऑल डिवाइड बाय 4 जो इक्वल टू है 19/4 जो इक्वल टू है 4.75 मिली सेकंड्स। की ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एफ एस नॉन प्रीएम्प्टिव है, ध्यान दें कि कैसे हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम डब्ल्यू टी उसके रिस्पॉन्स टाइम आर टी के बिल्कुल आइडेंटिकल है। एक बार जब किसी प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है तो वह कभी भी रेडी क्यू में वापस नहीं जाता है। सेक्शन ब्रेक 3 द कॉन्वॉय इफेक्ट एफ एस का फेटल फ्लॉ। अब जब हमने देख लिया है कि एफ एस को कंप्यूट करना कितना सिंपल है, तो ये देखने का समय है कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए रॉ एफ एस का शायद ही कभी इस्तेमाल क्यों करते हैं। कोर इश्यू को समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप बिना किसी पासिंग जोन वाली एक नैरो सिंगल लेन माउंटेन रोड पर ड्राइव कर रहे हैं। आप एक निम्बल लाइटवेट स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं जो बिना किसी एफर्ट के आसानी से मूव करने में कैपेबल है। लेकिन ठीक आपके सामने एक मैसिव स्लो मूविंग ट्रैक्टर है जो 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से टिम्बर ले जा रहा है। आपके पीछे 50 दूसरी फास्ट कारें बम्पर टू बम्पर लाइन में खड़ी हैं। यह डायग्राम सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ब्लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, एक मेटाफर का यूज करके जहां एक स्लो सीपीयू इंटेंसिव टास्क एक नैरो रोड पर ट्रैक्टर की तरह काम करता है, जिससे उसके पीछे लाइन में लगे क्विक इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क डिले हो जाते हैं। चाहे आपकी स्पोर्ट्स कार कितनी भी फास्ट चल सकती हो, आपकी स्पीड पूरी तरह से आगे चल रहे हैवी ट्रैक्टर से डिक्टेट होती है। कारों की पूरी लाइन एक स्लो मूविंग कॉन्वॉय बनाती है, जिससे हर किसी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कंप्यूटर सिस्टम्स में इस एग्जैक्ट ट्रैफिक जाम को द कॉन्वॉय इफेक्ट कहा जाता है। द टेक्निकल मैकेनिक्स ऑफ द कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट एफ एस के तहत तब होता है जब एक हैवी सीपीयू बाउंड प्रोसेस कई लाइटवेट आईओ बाउंड प्रोसेसेस से ठीक पहले आती है। चलिए इस डायनेमिक को ओएस कर्नेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग में कॉन्वॉय इफेक्ट को दिखाता है, जो यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड पॉलिसी से रिसोर्स का इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। फ्लो दिखाता है कि क्यू में एक लंबा प्रोसेसर हैवी टास्क शॉर्ट इनपुट आउटपुट टास्क्स को ब्लॉक कर रहा है, जिससे पेरिफेरल डिवाइसेस आइडल रह जाती हैं। जैसे ही मेन टास्क फिनिश होता है, शॉर्ट टास्क्स जल्दी से रन होते हैं और डेटा का वेट करने के लिए ट्रांजिशन करते हैं, जिससे फिर प्रोसेसर पूरी तरह से आइडल हो जाता है। सीपीयू और एक्सटर्नल पेरिफेरल हार्डवेयर दोनों को एक ही समय पर बिजी रखने के बजाय एफ एस कंपोनेंट्स को वेव्स में एक दूसरे का वेट करवाता है। सिस्टम रिसोर्सेज को पैरेलल के बजाय सीक्वेंशियली यूटिलाइज किया जाता है, जिससे ओवरऑल हार्डवेयर एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाती है। सेक्शन ब्रेक डेमोन्स्ट्रेटिंग द मैथ हाई ऑर्डर मैटर्स। यह प्रूव करने के लिए कि कॉन्वॉय इफेक्ट कितना सीवियर हो सकता है, चलिए बिल्कुल सेम 3 प्रोसेसेस P1, P2 और P3 का यूज करके 2 डिफरेंट एग्जीक्यूशन सिनेरियोज को कंपेयर करते हैं। सभी 3 प्रोसेसेस t इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती हैं। P1 CPU बाउंड BT इक्वल टू 30 मिलीसेकंड्स, P2 IO बाउंड BT इक्वल टू 3 मिलीसेकंड्स, P3 IO बाउंड BT इक्वल टू 3 मिलीसेकंड्स। सेक्शन ब्रेक केस CPU बाउंड प्रोसेस P1 सबसे पहले आती है। P1 लीड्स टू P2 लीड्स टू P3। यह डायग्राम एक CPU शेड्यूलिंग टाइमलाइन को इलस्ट्रेट करता है जहां 3 प्रोसेस सीक्वेंशियली रन होते हैं। पहला प्रोसेस टाइम 0 से 30 तक एग्जीक्यूट होता है, जिसके बाद दूसरा प्रोसेस 3 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए चलता है और तीसरा प्रोसेस और 3 यूनिट्स के लिए चलता है, जो टाइम 36 पर एंड होता है। यह एक ऐसा शेड्यूलिंग ऑर्डर डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसके कारण बाद के शॉर्टर टास्क के लिए एक लंबा वेटिंग टाइम हो जाता है। मैट्रिक कैलकुलेशंस WT of P1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स, WT of P2 इक्वल टू 30 -0 टू 30 मिलीसेकंड्स, WT of P3 इक्वल टू 33 -0 इक्वल टू 33 मिलीसेकंड्स। एवरेज वेटिंग टाइम WT बार फॉर केस A इक्वल टू 0 + 30 + 30 3 ऑल डिवाइडेड बाय 3 जो इक्वल टू है 63/3 जो इक्वल टू है 21.00 मिलीसेकंड्स। सेक्शन ब्रेक केस B शॉर्ट प्रोसेसेस P2 और P3 सबसे पहले आती हैं।
P2 लीड्स टू P3 लीड्स टू P1। अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है अगर बिल्कुल सेम प्रोसेसेस रिवर्स ऑर्डर में अराइव होती हैं। यह टाइमलाइन उन्हीं 3 प्रोसेस के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड शेड्यूलिंग ऑर्डर दिखाती है। शॉर्टर प्रोसेस को पहले रन करके टाइम 0 से 3 और 3 से 6 तक, और लॉन्गेस्ट प्रोसेस को लास्ट में 6 से 36 तक रन करने के लिए छोड़कर एवरेज वेटिंग टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। मेट्रिक कैलकुलेशंस WT of P2 equal to 0 minus 0 to 0 milliseconds. WT of P3 3E equal to 3 minus 0 equal to 3 milliseconds. WT of P1 equal to 6 minus 0 equal to 6 milliseconds. Average waiting time WT bar for case B equal to 0 plus 3 plus 6 all divided by 3 जो equal to है 9 over 3 जो equal to है 3.0 milliseconds. Section break. The comparison summary. यह टेबल अराइवल ऑर्डर एवरेज वेटिंग टाइम और परफॉर्मेंस इंपैक्ट के बेसिस पर 2 सिनेरियोज को कंपेयर करती है। केस ए में जो कॉन्वॉय इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, अराइवल ऑर्डर P1, P2, P3 है, जिससे एवरेज वेटिंग टाइम बढ़कर 21 मिलीसेकंड्स हो जाता है, जो कि 7 टाइम्स स्लोअर है। इसके अपोजिट केस बी P2, P3, P1 का ऑप्टिमल ऑर्डर दिखाता है, जो एवरेज वेटिंग टाइम को घटाकर सिर्फ 3 मिलीसेकंड्स कर देता है और एक स्मूथ और हाईली रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस देता है। उस बड़े डिफरेंस को देखिए। सिर्फ प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं उसका ऑर्डर बदलने से एवरेज वेटिंग टाइम 21 मिलीसेकंड्स से घटकर सिर्फ 3 मिलीसेकंड्स रह गया। बिना अंडरलाइंग हार्डवेयर या टोटल वर्कलोड को बदले ये एक 700% का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है। ये बड़ा मैथमेटिकल कॉन्ट्रास्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों FCFS मॉडर्न इंटरैक्टिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे लिनक्स, विंडोज या मैस के लिए पूरी तरह से अनयूजेबल है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपके माउस कर्सर को मूव करना, जो कि एक छोटा 1 मिलीसेकंड का टास्क है, उसे एक वीडियो रेंडरिंग जॉब, जो कि एक 30,000 मिलीसेकंड का टास्क है, के पीछे वेट करना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने 1 सेकंड के कुछ हिस्से पहले रेंडर पर क्लिक कर दिया था। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉकअप हो जाएगा और पूरी तरह से फ्रोजन फील होगा। सेक्शन ब्रेक 4। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। FCFS बैच सिस्टम्स में क्यों काम करता था? अगर FCFS में इतनी सीरियस परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, तो इसे पहली बार में यूज ही क्यों किया गया था? इसे समझने के लिए हमें चैप्टर 1 के बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स के इतिहास को देखना होगा, जैसे कि 1950s में पंच कार्ड से यूज करने वाले मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। यह डायग्राम 1950s के बैच प्रोसेसिंग के हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एग्जीक्यूशन के लिए एक के बाद एक सेंट्रल मेनफ्रेम कंप्यूटर में फीड किए जा रहे मल्टीपल पंच कार्ड जॉब डेक्स की एक सीक्वेंशियल क्यू को दिखाया गया है। शुरुआती बैच सिस्टम्स में कोई इंटरैक्टिव यूजर्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस कर्सर या रियल टाइम कीबोर्ड इनपुट नहीं थे। प्रोग्रामर्स पंच कार्ड्स के फिजिकल डेक एक सिस्टम ऑपरेटर को सबमिट करते थे। ऑपरेटर कार्ड डेक को उसी ऑर्डर में कार्ड रीडर में स्टैक करता था जिस ऑर्डर में वे मिले थे। मेनफ्रेम ने जॉब 1 को पूरा होने तक एग्जीक्यूट किया, आउटपुट को पेपर पर प्रिंट किया और फिर ऑटोमेटिकली जॉब 2 को लोड किया। उस हिस्टोरिकल पैराडाइम में FCFS एक नेचुरल फिट था। रिस्पॉन्सिवनेस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ टोटल बैच कंप्लीशन थ्रूपुट ही मैटर करता था। हालांकि जैसे जैसे 1970s में कंप्यूटर सिस्टम्स टाइम शेयरिंग सिस्टम्स की तरफ इवॉल्व हुए, जहां हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एक सेंट्रल टर्मिनल के साथ साइमल्टेनियसली इंटरैक्ट करते थे, नॉन प्रीएम्प्टिव FCFS पूरी तरह से इनएडिक्वेट साबित हुआ। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ऐसे एल्गोरिदम्स की जरूरत थी जो इंटरैक्टिव रिक्वेस्ट्स के लिए लो लेटेंसी की गारंटी दे सकें। सेक्शन ब्रेक गेट एग्जाम ट्रैप्स कॉमन FCFS मिस्टेक्स टू अवॉइड एग्जाम क्रिएटर्स रूटीनली SFC प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जो स्टूडेंट्स को ऑफ गार्ड कैच करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। यहाँ 3 सबसे कॉमन ट्रैप्स हैं जो आप गेट जैसे एग्जाम्स में एनकाउंटर करेंगे। यह रेफरेंस गाइड CPU शेड्यूलिंग कैलकुलेशंस के दौरान होने वाली 3 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताती है जिनसे आपको बचना चाहिए। यह सबसे पहले इस बात को हाईलाइट करता है कि जब एक कंप्लीटेड प्रोसेस और नेक्स्ट प्रोसेस के अराइवल के बीच गैप हो, तो CPU आइडल टाइम को ध्यान में रखना कितना जरूरी है। नेक्स्ट, ये बताता है कि स्टैंडर्ड या कस्टम टाई ब्रेकिंग रूल्स को अप्लाई करके साइमल्टेनियस प्रोसेस अराइवल्स को कैसे हैंडल करना है। फाइनली, यह टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के करेक्ट फार्मूला पर जोर देता है,
जिसके लिए सिर्फ कंप्लीशन टाइम यूज करने के बजाय कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को सबट्रैक्ट करना पड़ता है। वॉक थ्रू ऑफ एन आइडल गैप एग्जाम क्वेश्चन डॉट 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 यह पक्का करने के लिए कि आप ट्रैप 1 में न फंसे। चलिए एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें एक आइडल सीपीयू पीरियड है। प्रॉब्लम एफएस के तहत निम्नलिखित 3 प्रोसेसेस के लिए एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कीजिए। टेबल में 3 प्रोसेसेस के लिए अराइवल टाइम्स और बर्स्ट टाइम्स की डिटेल्स दी हैं जिन्हें मिलीसेकंड्स में मेजर किया गया है। प्रोसेस P1 0 मिलीसेकंड्स पर अराइव होता है जिसका बर्स्ट टाइम 3 मिलीसेकंड्स है। प्रोसेस P2 5 मिलीसेकंड्स पर अराइव होता है जिसका बर्स्ट टाइम 2 मिलीसेकंड्स है। और लास्ट में प्रोसेस P3 6 मिलीसेकंड्स पर अराइव होता है जिसका बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड्स है। एग्जीक्यूशन ट्रेस डॉट 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 T इक्वल टू 0 मिलीसेकंड्स P1 अराइव होता है और इमीडिएटली स्टार्ट होता है। यह तब तक रन होता है जब तक T इक्वल टू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 मिलीसेकंड्स न हो जाए। डॉट 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 T इक्वल टू 3 मिलीसेकंड्स से T इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स P1 फिनिश हो जाता है। CT इक्वल टू 3 मिलीसेकंड्स है। लेकिन अराइवल टाइम्स को देखिए। P2 तब तक अराइव नहीं होता जब तक T इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स न हो जाए। डॉट 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 CPU 2 मिलीसेकंड्स के लिए आइडल रहता है T इक्वल टू 3 से T इक्वल टू 5 तक। डॉट 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 T इक्वल टू 5 मिलीसेकंड्स P2 अराइव होता है और CPU ले लेता है। यह 2 मिलीसेकंड्स के लिए रन होता है और T इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है। डॉट 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 जब P2 रन हो रहा था P3 T इक्वल टू 6 मिलीसेकंड्स पर अराइव हुआ और क्यू में लग गया। डॉट 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 T इक्वल टू 7 मिलीसेकंड्स P3 CPU ले लेता है और 4 मिलीसेकंड्स के लिए रन होता है और T इक्वल टू 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 मिलीसेकंड्स पर कंप्लीट होता है। गैंट चार्ट विद आइडल गैप। यह डायग्राम एक CPU शेड्यूलिंग टाइमलाइन को दिखाता है जो 11 टाइम यूनिट्स में 3 प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस और एक आइडल पीरियड को दर्शाता है। फर्स्ट प्रोसेस टाइम 0 से 3 तक रन होती है जिसके बाद टाइम 5 तक एक आइडल स्टेट रहती है। सेकंड प्रोसेस टाइम 5 से 7 तक एग्जीक्यूट होती है और थर्ड प्रोसेस टाइम 7 से 11 तक रन होती है। फाइनल कैलकुलेशंस। टेबल में 3 प्रोसेसेस P1 P2 और P3 के शेड्यूलिंग मैट्रिक्स की डिटेल्स दी गई हैं। जो मैट्रिक्स ट्रैक किए गए हैं वे हैं अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम जो कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम है और वेटिंग टाइम जो कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम है। प्रोसेस P1 के लिए अराइवल टाइम 0 है, बर्स्ट टाइम 3 है, स्टार्ट टाइम 0 है और कंप्लीशन टाइम 3 है। इसका टर्न अराउंड टाइम 3 माइनस 0 है जो 3 मिलीसेकंड्स के इक्वल है और इसका वेटिंग टाइम 3 माइनस 3 है जो 0 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। प्रोसेस P2 के लिए अराइवल टाइम 5 है, बर्स्ट टाइम 2 है, स्टार्ट टाइम 5 है और कंप्लीशन टाइम 7 है। इसका टर्न अराउंड टाइम 7 माइनस 5 है जो 2 मिलीसेकंड्स के इक्वल है और इसका वेटिंग टाइम 2 माइनस 2 है जो 0 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। प्रोसेस P3 के लिए अराइवल टाइम 6 है, बर्स्ट टाइम 4 है, स्टार्ट टाइम 7 है और कंप्लीशन टाइम 11 है। इसका टर्न अराउंड टाइम 11 माइनस 6 है जो 5 मिलीसेकंड्स के इक्वल है और इसका वेटिंग टाइम 5 माइनस 4 है जो 1 मिलीसेकंड के इक्वल है। एवरेज वेटिंग टाइम WT बार इक्वल टू 0 प्लस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 3 जो इक्वल टू है 0.33 मिलीसेकंड्स। ध्यान दीजिए कि कैसे P2 का वेटिंग टाइम 0 मिलीसेकंड्स था क्योंकि ये एक आइडल गैप के दौरान अराइव हुआ और इसे इमीडिएटली CPU मिल गया। अगर आपने इनकरेक्टली ये अस्यूम कर लिया होता कि P ठीक T इक्वल टू 3 मिलीसेकंड्स पर स्टार्ट हुआ था तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाता। सेक्शन ब्रेक डॉट 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 सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट्स चेक डॉट डॉट डॉट। आगे बढ़ने से पहले चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग के मेन टेकअवेज को रिव्यू करते हैं। यह टेबल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के की कैरेक्टरिस्टिक्स को आउटलाइन करती है। यह इसके इम्प्लीमेंटेशन को एक सिंपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के रूप में लो ओवरहेड के साथ डिटेल करती है जो एक नॉन प्रिएम्प्टिव पॉलिसी के तहत काम करता है। यह इसके मेजर डाउनसाइड्स को भी हाईलाइट करती है जैसे कि कॉन्वॉय इफेक्ट जहां लॉन्ग टास्क शॉर्टर टास्क को डिले करते हैं जिससे हाई एवरेज वेट टाइम्स और इंटरैक्टिव सिस्टम्स के लिए पुअर सूटेबिलिटी होती है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने FCFS के सीरियस ड्रॉबैक्स देख लिए हैं, स्पेशली ये कि कैसे लंबे CPU बाउंड टास्क बाकी के सिस्टम को बंधक बनाकर रख सकते हैं, तो एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या हो अगर हम सिंपली रूल्स बदल दें? क्या हो अगर
प्रोसेस को इस बेसिस पर सर्व करने के बजाय कि कौन पहले आया, शेड्यूलर क्यू में सबसे शॉर्टेस्ट जॉब को प्रायोरिटी दे। अगले सेक्शन 3.3 शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एसजेएफ और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एसआरटीएफ में हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे छोटे टास्क को प्रायोरिटी देने से मैथमेटिकली ऑप्टिमल एवरेज वेटिंग टाइम मिलता है, और उस प्रीएम्प्टिव वेरिएंट को एक्सप्लोर करेंगे जिस पर मॉडर्न शेड्यूलर बिल्ड होते हैं।